हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। गाइस, हम यहाँ पर आईसीआर के प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे हम आज करने वाले हैं साइंस के प्रश्न। बहुत सारे लोग कह रहे थे साइंस करेंगे, तो साइंस एनसीईआरटी यहाँ पे करने वाले हैं 10th क्लास की। तो गाइस, पूरी उम्मीद रहेगी कि इसमें बहुत सारे प्रश्न हम आपको कराएं। तो ये प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं, जितना भी यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हो एमसीक्यू टाइप में, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और प्रैक्टिस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे हम जल्दी से देख लेते हैं कि देखिए, पहला प्रश्न जो कह रहा है कि विद्युत अपघटनी प्रसंस्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, यानी कि जो विद्युत अपघटन किया जाता है उसमें जो अशुद्ध धातु है, जो यानी कि जो इम्प्योर मेटल रहता है, वो किस पे जाकर चिपक जाता है, जो प्रोसेस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा, ठीक। एनोड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो अगला प्रश्न है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। जो ऑक्साइड होते हैं मेटल्स के, वो किस प्रकृति के होते हैं, इसका नेचुरल वो कैसे होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होते हैं बेसिक, यानी कि ये होते हैं क्षारीय। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहा गया कि ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट बेसिकली क्या है? तो ग्रेफाइट जो है वो आपका रहेगा विद्युत का सुचालक, यानी कि जो कंडक्टर होता है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक। यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होता है वह इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा सोडियम, ठीक है। सोडियम है, जिसका यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। तो ये होता है आपका Na से इंडिकेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इनमें से कौन सा अधातु होते हुए भी, यानी कि एक नॉन मेटल है जो चमकीला होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पर आपका आयोडीन। आयोडीन जो है वो चमकीला होता है, और ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है गाइज? ये समुद्र वगैरह से प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो समुद्र है इसमें से आपको प्राप्त किया जाता है, और ये नॉन मेटल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कहा गया किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। इनमें से एक यहाँ पर जो केमिकल कंपाउंड है उसको अगर आप हीट करते हैं तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका जिप्सम, ठीक है। जिप्सम होगा, आप ध्यान रखिएगा। तो गाइज, यहाँ पे जितना हो सकता है मैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश में समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहा गया कि सबसे अधिक जो सक्रिय धातु कौन सी है, यानी कि सबसे अधिक जो एक्टिव मेटल रहेगा वह कौन सा रहेगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो देखिए, वो होगा आपका यहाँ पे पोटेशियम। पोटेशियम आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, इसको कैसे डिनोट किया जाता है? इसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगले प्रश्न की बात कर लीजिए। तो कहा गया कि लोहा एवं इस्पात को, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर कौन सी धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहे के ऊपर, यानी कि उसको जंग से बचाने के लिए एक परत चढ़ाई जाती है, तो वो कौन सी परत होती है? वो जिंक, जिंक धातु होती है। इसको डिनोट किया जाता है यहाँ पे जेड से। तो इसके परत चढ़ा दी जाती है किसी भी लोहे पर, ताकि इसमें जंग ना लगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, इसमें कहा गया कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है। अधातु का मतलब होता है नॉन मेटल, ठीक है। कौन सा नॉन मेटल इसमें जो यहाँ पर वो लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो आपका हो जाएगा पारा, ठीक है। पारा हो जाएगा, याद रखेंगे। और इसका यहाँ पे अयस्क यानी और क्या होता है? वो होता है सिनेबार, ठीक है। सिनेबार जो है इसका और भी होता है। प्रश्न संख्या अगला देखें, तो यहाँ पे कहा गया कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। जो बॉक्साइड है वो किस मेटल का यहाँ पर जो है और माना गया है? तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? वो देखिएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइड का जो है यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। बॉक्साइड ये जो है इसका और होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगले में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है, कौन सा इसमें नॉन मेटल है, ये पूछा गया है, ठीक है। नॉन मेटल, तो इसमें देखिए आप 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि जो कार्बन है वो तो आपका आधार होता है, वो जो क्या आधातु होता है, नॉन मेटल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? अब देखिए, आप लोग कह रहे होंगे बहुत आसान प्रश्न। भी आसान क्या है, आपके एनसीईआरटी में यही सिलेबस दिया हुआ है। अगर आप इसका सिलेबस जाकर देखेंगे तो आपको भी यहाँ पे दिखेगा कि 10th तक का ही यहाँ पर मांगा गया है, क्योंकि सिर्फ और 10th लेवल की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है। तो इससे ज़्यादा यहाँ पर इसमें सिलेबस है नहीं। इसी में से कुछ घुमा फिरा के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है, तो इसमें हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है ना, उसको चाकू से काटा जा सकता है, बहुत सॉफ्ट होती है, इसीलिए इसको चाकू से काट सकते हैं।
प्रश्न संख्या अगला है कि कार्बन क्या है। बेसिकली बोला गया है कि व्हाट इज कार्बन, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। आपका सभी को बताइए ये क्या है होती है, ये आपकी नॉन मेटल होती है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका नॉन मेटल हो गया। तो गाइस देखिए मेटल और नॉन मेटल का हमारा ये चैप्टर जो जितने एमसीक्यू पॉसिबल हो सकते हैं तो वहाँ पे खत्म हो गए। अब चलिए अगले चैप्टर की ओर। तो गाइज अगला जो चैप्टर की प्रैक्टिस करने वाले रहेगा आपका यहाँ पे साल्ट एसिड एंड बेस। ठीक है, साल्ट एसिड एंड बेस ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से एक ना एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है। बेसिकली यहाँ पे जो इंडिकेटर होते हैं किस पदार्थ के बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइकेन। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, तो लाइकेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी कि इसमें से कौन सा है जो इंडिकेटर के रूप में हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो आपका हल्दी होता है, टर्मरिक होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, फिनाप्थलीन होता है, ये सारे के सारे इंडिकेटर के रूप में यूज़ किए जाते हैं, जो कि लेकिन आपका जो मूली है वो इंडिकेटर में यूज़ नहीं किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मूली होगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया इनमें से कौन सा बेसिक है, कौन सा इसमें क्षार है। क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे कहा गया आपका, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका जो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड रहेगा ना, ये आपका ZnO, ये आपका जो रहेगा ये बेसिक रहेगा। ठीक है, बेस इन नेचर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला प्रश्न में कहता है कि पोटास एलम क्या होता है। जो पोटास एलम है बेसिकली ये होता क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक द्विक लवण। यहाँ पे ये देखिए ये आपका एक द्विक लवण है, यानी कि साल्ट है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया कि हमारे शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। हमारा शरीर का जो बेसिकली पीएच की वैल्यू होती है जो वो कितने के कितने बीच में रहती है, तो वो रहती है 7 से 7.8 के बीच में। ठीक है, 7 से 7.8 के बीच में हमारी पीएच वैल्यू रहती है। पीएच का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या अगला है कि यहाँ पे HCl का पीएच मान कितना होता है। ये बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो HCl का जो मान होता है वो कितना होता है, तो गाइस ये होता है आपका 0। 0 क्या मतलब होता है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे वैल्यू होती है पूरा पीएच की, तो इसमें जो आप 7 होता है ना, 7 यहाँ से लेकर के अगर इधर की हो जाते हैं, 7 से बड़े में जाएंगे तो आपका बेस हो जाएगा, और 7 से नीचे आएंगे तो वो आपका एसिड हो जाएगा। ठीक है, और 0 जो है इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एसिड रहता है ये HCl, इसीलिए इसकी 0 होती है वैल्यू। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया इनमें से सबसे प्रबल लवण कौन सा है, मतलब क्या होता है सबसे यहाँ पे स्ट्रांग जो है वो आपका सॉल्ट कौन सा है। ठीक है, तो सब लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करिएगा, हिंदी और इंग्लिश मिला के हम चल रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपको सोडियम क्लोराइड। देखिए ये खाने का नमक ही यूज किया जाता है, जो आप घर में यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड ही होता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा है। ठीक है, यानी कि अगर ब्लड जो है आपका वो बह रहा है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक चीज़ का प्रयोग किया जाता है, वो क्या होता है, फिटकरी होता है। आप देखिए जो दाढ़ी बनाते हैं, जो बार्बर होते हैं, वो लोग अगर आप कट जाते हैं, आपके जो दाढ़ी बनाते समय खून निकलता है, तो लोग फिटकरी का यूज करते हैं। तो फिटकरी का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि ये ब्लड के जो बहाव है उसको रोक देता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया कि धातु के ऑक्साइड कौन से होते हैं, तो अभी तो हमने इसको किया था। तो ये धातु के जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी कि वो क्षारक होते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखिए। कहा गया कि जल का पीएच मान कितना होता है। अब जल का पीएच मान, अब जल का कोई जब स्वाद नहीं होता है ना, तो वो कड़वा होता है ना वो खट्टा होता है, तो इसका क्या होता है 7 हो जाएगा। 7 का मतलब क्या है, ना तो बेसिक है ना तो यहाँ पे एसिडिक इन नेचर है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, यानी कि जो बुझा हुआ चूना किसके नाम से जानते हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaO, ये वाला पहला प्रश्न हो जाएगी, ये बुझा हुआ चूने के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहा गया है कि यहाँ पे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। बेसिकली जो विरंजक चूर्ण है इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर CaOCl2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर हो गया आपका सी वाला। प्रश्न संख्या अगला है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, इसमें चींटी के डंक में जब हम देखें
तो गई इसका राइट आंसर जो है वो फॉर्मिक एसिड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चींटी जब काटती है तो हमारे ब्लड में जो है वो फॉर्मिक एसिड छोड़ देती, इसी वजह से हमको यहाँ पे खुजली होती है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि अम्ल वर्षा यानी कि जो एसिड रेन होता है वह कहलाने के लिए इसका यहाँ पे कितना पीएच मान होता है, एसिड रेन का कितना पीएच मान होता है, ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.6 से कम, ठीक है। 5.6 से अगर पीएच उसकी कम है तो ये समझिएगा कि वो एसिड रेन रहेगा। तो प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया यहाँ पे ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है यानी कि केमिकल जो फार्मूला है वो ग्लूकोज का क्या होता है, तो सभी को पता होना चाहिए। इसका होता है यहाँ पे C6H12 और यहाँ पे O6 होता है, यानी कि आपका राइट आंसर हो गया आपका बी वाला। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड का पूछा, यानी कि जो सिरका होता है ये पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा मेथनोइक एसिड, ठीक है, मेथनोइक एसिड इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। तो ये देखेंगे तो इनमें से कौन से जो आयन्स होते हैं, ये देखिए इनमें से कौन सा आयन जो लाल को नीला कर देते हैं। अब लाल को नीला कौन से करेंगे, हाइड्रोक्साइड करेगा, यानी कि OH आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे लाल को नीला कर देते हैं। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए। तो कहा गया कि फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग कहता है। अब जब फेरस सल्फेट है उसका जो क्रिस्टल होता है उसका कलर कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन, यानी कि हरा होता है इसका, ठीक है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो इनमें से कौन सा मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्शन करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम जो है वो धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसको याद रखेंगे, यानी कि मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। प्रश्न संख्या अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे एक एसिड है, कौन सा एक अम्ल है, याद रखेंगे, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो होगा आपका HCl। तो सभी को पता है HCl जो इसका कितना होता है पीएच वैल्यू होती है इसकी 0, ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है। प्रश्न ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। तो देखिए इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका, ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल याद रखेंगे। प्रश्न संख्या अगला, कोई विलयन लाल लिटमस को यानी कि जो आपका रेड लिटमस है उसको अगर वो नीला कर देता है ना, तो इसका पीएच बेसिकली क्या होगा। अब देखिए लाल को अगर वो नीला करता है, ठीक है, तो अगर रेड को वो ब्लू में चेंज करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो बेस होगा। अब बेस कितने से होता है, 7 के ऊपर होता है, तो 10 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या होगा यहाँ पर कि लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक सूत्र क्या है। अब जो लैक्टिक एसिड है इसका प्राकृतिक सूत्र क्या होता है, वो होता है यहाँ पे दही। अब दही जमने की प्रोसेस आपने सुनी होगी कि इसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जो है वो कीटाणु पाए जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होता है। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है इसी से नाम यहाँ पे आया है कि लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला है कि पोटास एलम यानी कि जो आपके फिटकरी है इसका सही फार्मूला आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये आप याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है क्योंकि कोर्स जो है ना आपका ये 10th लेवल का है। तो जितना ज़्यादा आप इसमें सारे के सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके दिमाग में बसता चले जाएगा, क्योंकि फॉर्म बहुत पढ़ चुके हैं। तो इसी में से आपको बनाएगा, जो उन्होंने सिलेबस दे दिया इससे बाहर तो जाएगा नहीं। तो देख लीजिए ये आपका राइट आंसर होता है। तो गए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आपके कार्बन एंड क्या होता है उसके यहाँ पे कंपाउंड, ठीक है, कार्बन के कंपाउंड ये हम देखने वाले हैं इसका चैप्टर। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे अगर वो जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, याद रखेंगे हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, प्रश्न क्या अगला देखिए। तो कहता है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है। देखिए जब खाना बनाते हैं तो बर्तन की तली काली हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो ईंधन है ना वह पूरी तरह से जल नहीं रहा। अब पूरी तरह से अगर ईंधन जल नहीं रहा तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो कार्बन जो है वो छूट रहा है, वही यहाँ पर आपको चिपक जाता है बर्तन पे। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि ये किसका सामान्य सूत्र दिया हुआ, ठीक है। तो CnH2n+2 ये किसका सूत्र होता है, ये होता है यहाँ पे एल्केन का, ठीक है, एल्केन का ये सूत्र होता है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। अब सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे सरलतम है, जो इजीएस्ट हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे मीथेन, याद रखेंगे मीथेन आपका राइट आंसर है, मीथेन।
तो गए अगला प्रश्न है क्लोरोफॉर्म का आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन। प्रश्न संख्या अगला देखिए, कहा गया कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल है जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना पाया जाता है। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0.03%। ठीक है, अगर इसकी ज़्यादा अधिकता हो जाएगी तो वो क्या होता है, वो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ता है। और हमारा नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, वो 78% पाई जाती है, और ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सभी को पता होगा कि H2SO4 जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है। प्रश्न संख्या अगला है यहाँ पर, अब देखिए ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, इसका समूह क्या होता है। बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहता है उसका समूह क्या होता है, तो उसके लास्ट में क्या लगता है, आप देखिए COOH। ठीक है, COOH जो है ये इसका समूह है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया है इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच दो यहाँ पे बॉन्ड मौजूद हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच दो बॉन्ड है, जिनमें क्या होता है, तो इथोलिन में देखिए क्या होगा, दोनों सिग्मा बॉन्ड होंगे। याद रखेंगे, दोनों सिग्मा बॉन्ड होंगे। ये सारे के सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 10th की एनसीईआरटी में दी हैं, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है, या ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या अगला है कि यहाँ पे जो नीला थोथा होता है, जिसको हिंदी में शुद्ध त्यूतिया कहते हैं। ठीक है, तो नीला ब्लू विट्रॉल शायद इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पे इसका जो रासायनिक फार्मूला होगा, जो केमिकल जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन सल्फेट। ठीक है, इंटू 5H2O। क्वेश्चन नंबर अगला है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बांध होते हैं, यानी कि कितने इसमें बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन के अणु में। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए, कहा गया कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। जो यहाँ पे संगमरमर है, जिससे यहाँ पे ताजमहल बना हुआ है, तो उसमें कितने इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट ही यहाँ पर संगमरमर का एक फॉर्म है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो बोला गया यहाँ पे चीनी का सूत्र यानी कि जो शुगर है उसका यहाँ पे आपका सूत्र क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका C12H22O11। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो बोला गया सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पे सूत्र पूछा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सी वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ बोला कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाए, यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप जो रहता है वो किसके द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, वो हो जाएगा यहाँ पर सी वाला, यानी कि यहाँ पर आपका CO के द्वारा। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। इथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होगा वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे C2H2OH होगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा इथाइल अल्कोहल का सूत्र। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए, तो कहता है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है। अब एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन से होते हैं, वो होता है C6H6। ठीक है, ये बेसिकली बेंजीन का सूत्र है। ठीक है, C6H6 जो है आपका एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। ठीक है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसके 3 आबंध होते हैं, तो C3H4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 3 जो है इसके आबंध का मतलब क्या है, ये 3 इसमें बॉन्ड दिए हुए हैं। ठीक है, आबंध का मतलब बॉन्ड होता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, अगले में देखिए, तो बोला कि माइनस ये आपका CHO जो है क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ठीक है, ये बोला गया है, इसका जो है आपका ये किस चीज़ का समूह है बेसिकली, तो ये आपका हो जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, तो एल्डिहाइड का ये समूह होता है, याद रखेंगे CHO। तो देखिए यहाँ पे 25 प्रश्न आपके साइंस में आने हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। 25 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको साइंस थोड़ा सा कठिन पड़ सकती है, क्योंकि देखिए बहुत ही ज़्यादा इसका सिलेबस है, बहुत ही ब्रॉड है। एनसीईआरटी पूरा पूछा है 10th तक का, तो उसमें सब कुछ यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किनसे होता है। तो जो आपकी पत्तियाँ होती, लीव्स होती हैं, उसमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है बेसिकली वो होता है रंध्र के द्वारा। ठीक है, रंध्र, शायद इनको पोर कहते हैं इंग्लिश में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न में देखिए, तो कहता है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितनी होती है। जो ह्यूमन ब्लड है उसमें यूरिया कितना पाया जाता है, ये होता है यहाँ पर 20 मिलीग्राम। ठीक है, 20 मिलीग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही होता है, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में तो उसे कहते हैं यहाँ पे यूरिक एसिड, मतलब उसको कहते हैं कि यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है, जिससे यहाँ पे आर्थराइटिस वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहता है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। जो ब्लड है उसमें अगर आपका आयरन की कमी हो जाती है, जो लोहा होता है बेसिकली उसका कमी करता है, जो होते हैं इनीमिया। इनीमिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनीमिया होता है रक्त में आयरन की कमी से।
प्रश्न संख्या अगला है कि देखिए, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। तो कौन सी क्रिया जो है सभी जीव के लिए अनिवार्य है, तो सभी को पता है कि अगर वो श्वसन नहीं करेंगे, ठीक है, अगर वो सांस नहीं लेंगे तो वो क्या करेंगे, वो जी नहीं पाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या है, तो ये अनिवार्य होता है सभी के लिए। प्रश्न संख्या अगला है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी % ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, ठीक है। तो श्वसन क्रिया जो आपका रिस्पिरेशन होता है, तो उसके दौरान कितने % ऊर्जा जो है वो निष्कासित होती है, तो होता है मात्र 20%, ठीक है। 20% ऊर्जा जो है वो, यानी कि जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। प्रश्न संख्या अगला कि मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है, ठीक है। जो मनुष्य के वृक्क होते हैं, बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किडनी की, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये किससे भाग होते हैं, उत्सर्जन के भाग होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। तो जाइलम और फाइलम दो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो ये होता है, एक फाइलम होता है, एक यहाँ पे जाइलम होता है। अब जाइलम किस लिए यूज होता है, ठीक है, तो देखिएगा, तो जाइलम जो होता है वो जल का वहन करता है। जाइलम में जल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसी तरीके से उसको याद कर सकते हैं, जाइलम जल का वहन करता है। फाइलम किस लिए होता है, फाइलम में फा से फूड होता है, तो ये फूड के लिए होता है, ठीक है, फूड पहुंचाता है पूरे पौधे में फाइलम, और जल पहुंचाता है जाइलम। प्रश्न संख्या अगला है, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। जो ब्लड है वह किसकी प्रेजेंस के कारण यहाँ पर रेड दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बहुत ही आसान है, ये आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी मदद के कारण यहाँ पर आपका ब्लड जो है वो रेड दिखाई देता है। प्रश्न संख्या अगला है कि पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया के क्या कहलाती है। जो पौधे के जो भाग होते हैं वहाँ पर जो जल है वो रिलीज होता है, उसमें से वाटर जो रिलीज होता है उस पर उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन इसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है, वह यहाँ पे प्रोसेस कौन सी होती है जिसमें बॉडी के अंदर एनर्जी का जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो वो क्या होती है, श्वसन होता है। श्वसन देखिए यहाँ पे जो रिस्पिरेशन है वो क्रिया के दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। प्रश्न संख्या अगला है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है। अब जो नेचर है उसमें ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, तो वो बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ना, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, उसके कारण क्या होता है, पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं अपने अंदर। तो इससे ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, बैलेंस रहता है पूरे नेचर में। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि जो सांस लेने की और छोड़ने की क्रिया होती है उसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, ठीक है, याद रखेंगे, श्वासोच्छ्वास इसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या अगला है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। जो मैग्नीशियम है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, वो आपका हो जाएगा क्लोरोफिल जो है वो उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ऐसा प्रश्न पूछा गया कई बार कि निम्न में से कौन सा धातु पौधों में पाया जाता है या क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया है मानव के हृदय में पाए जाते हैं। अब मानव के जो हृदय में कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर में ये मानव का हृदय डिवाइड होता है। 4 चैम्बर इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाहे फिर हिंदी में 4 कोष्ठक कह सकते हैं। तो चलिए हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं जो रिलेटेड है आपके केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनने की किस अपक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए जो साग सब्जियाँ होती है, जो आपका कूड़ा होता है, वो अगर विघटित होकर यानी कि डिकम्पोज होकर के कंपोस्ट बन जाता है, तो वो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, तो होती है ऊष्माक्षेपी, याद रखेंगे, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया उसमें होती है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, कहा गया कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित होने पर यौगिक प्राप्त होता है। यानी कि जो आपका देखिए अगर लाल तप्त आयरन मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉट जो किया गया है, यानी कि जो हीटेड है यहाँ पे जो आयरन है उसको अगर जलवाष्प प्रवाहित करने की, जिसमें अगर वाटर डाल देंगे या, ठीक है, तो उसमें क्या यहाँ पे जो इसका यौगिक प्राप्त होगा, इसके बाद कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो बनेगा यहाँ पर फेरस ऑक्साइड, ठीक है, Fe3O4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर जिंक से यहाँ पे रिएक्शन करता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका, ठीक है। तो इसमें जो बनेगा प्रोडक्ट जाके वो बनेगा आपका ये वाला, ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कहा गया कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। अब दूध से दही बनना ये कैसा परिवर्तन हो जाएगा, ये आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, केमिकल चेंज इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोबारा से दूध से अगर दही बन गया तो उसको दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यही तो केमिकल रिएक्शन होते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखिए। कहा गया कि निम्नलिखित में से पदार्थ बिना ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। यानी कि उसमें जो है मान लीजिए कोई अगर पदार्थ है वो जल रहा है तो उसमें हीट नहीं उत्पन्न होती। मतलब ज्वाला का मतलब क्या होता है, जो उसमें ऐसे मान लीजिए मोमबत्ती है जल रही है, ठीक है, मोमबत्ती है, तो ये जो आपको इसमें वो नहीं दिखाई देगी जो आपकी ज्वाला होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला। कोयला जो है वो ज्वाला के नहीं जलता है बिना, ये अपना अंदर ही अंदर जलता रहता, सुलगता रहता है नहीं। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला है कि आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। जो आलू के चिप्स होते हैं उस थैली में वो क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। जो आप चिप्स लेते हैं 5 रुपये 10 रुपये का, तो उतना बड़ा आपको यहाँ पर मिलता है पैकेट, और उस पैकेट को जब फाड़ते हैं तो कहते हैं हे भगवान इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो यही मतलब होता है कि वहाँ पर जो चिप्स होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं, 5 से 10 ग्राम, और उसका पैकेट लगता है कि इसमें 50 ग्राम भरा होगा। तो ये नाइट्रोजन गैस इसीलिए भर जाती है ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो ख़राब ना हो। प्रश्न संख्या अगला है कि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, यानी कि इसका कलर क्या होता है सिल्वर क्लोराइड का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, आप पूरी एनसीईआरटी जब पढ़ डालेंगे 10th क्लास की तब आपको सारे के समझ में आएंगे। लेकिन इतना टाइम तो हो नहीं, तो इसी में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वही कर लीजिए। तो एक मैग्नीशियम जब जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो कैसी होती है, यानी कि जो उसकी लौ होती है, जो जो आग होती है वो कैसी होती है, वो होती है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चमकीला उजाला होता है। मैग्नीशियम रिबन जलाने पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा चमकीला उजाला होता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन यहाँ अपक्रिया है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें से कौन सी हो जाएगी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी कौन सी, ये आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये आपकी हो जाएगी। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये रिएक्शन जो दी है ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, कौन सी टाइप की रिएक्शन दे रखी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या अगला देख लीजिए यहाँ पर। तो इसमें कहा गया कि लौह जोड़, यानी कि जो आपका आयरन है और उस पर अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हैं, ठीक है, आयरन पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस बनेगी और आपका आयरन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड यहाँ पर बनेगा अगर आप ये चीज़ करते हैं आपके आयरन पे। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा कि लोहे को जिंक से लेपित करना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है। तो ये तो प्रश्न शायद हमने आपको बताया ही था अभी। तो वो होता है यहाँ पे गैल्वेनीकरण, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। यहाँ पे कहा गया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उसके धुएं का रंग यहाँ पर कैसा होता है, तो वो होता है यहाँ पे भूरा होता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो रंग होता है वो भूरा, यानी कि होता है आपका ब्राउन। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। और भी यहाँ पर अभी देखिए एनसीईआरटी में सिलेबस आपका बहुत दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुआ, मुश्किल से हमने 4 से 5 चैप्टर ही इसमें ख़त्म किए। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें भी यहाँ पर और भी चैप्टर हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइएगा वीडियो पसंद आया है तो। थैंक यू सो मच।